प्यारे बच्चों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों जो हमारा लास्ट एपिसोड था, उस एपिसोड में हम आदर्श विलयन पे कंप्लीट हम बात कर चुके हैं। तो आइए आज हम हमारा रुख करते हैं, जो नया हमारा टॉपिक है अनादर्श विलयन। तो चलिए अनादर्श विलयन पे बात करते हैं। तो आज मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो अनादर्श विलयन पे रहने वाला है। हालांकि मैं आपको आदर्श पर पूरी बात कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको आज कैटेगराइज कर देता हूं, दोनों तरफ डिवाइड करके बता देता हूं कि क्या कंडीशन है आदर्श विलयन की और क्या कंडीशन है अनादर्श विलयन की। तो एक तरफ मैं आदर्श विलयन को लेके चल रहा हूं और दूसरी तरफ मैं अनादर्श विलयन को लेके चल रहा हूं। देखिएगा जी, आदर्श विलयन के बारे में हम क्या कहते हैं, जो सभी कंसंट्रेशन पर, जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का जो पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का जो विलयन सभी सांद्रताओं पर पालन करते हैं वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। और ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर, सभी सांद्रताओं का मतलब आप कोई भी सांद्रता ले लें, उस पे जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा, ऐसे विलयन को क्या कहेंगे, हम अनादर्श विलयन कहेंगे। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा यही है कि आदर्श विलयन क्या होते हैं, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं किसी भी सांद्रता पर, जो हमारे को ताप और दाब दिया गया है उस कंडीशन पे कोई भी सांद्रता हो, उस सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करे वो आदर्श विलयन है, और जो पालन ना करे वो क्या है, अनादर्श विलयन है। पिछले वीडियो में, पिछले एपिसोड में आप देख चुके हैं कि मैं आपको बता चुका हूं पी ऑब्जर्व, मतलब जो आपने एक्सपेरिमेंट से किसी भी विलयन का वाष्प दाब निकाला है, अगर वो वाष्प दाब P0A जीटा ए प्लस P0B जीटा बी के बराबर आता है तो उसको हम आदर्श विलयन कहते हैं। और अनादर्श में क्या होगा, जो हमने एक्सपेरिमेंट से वाष्प दाब निकाला है, किसी विलयन का वाष्प दाब हमने एक्सपेरिमेंट से निकाला और वो वाष्प दाब राउल्ट के नियम P0A जीटा ए प्लस P0B जीटा बी, ये जो राउल्ट का नियम है, इससे हम उस विलयन का वाष्प दाब निकालें, ये वाष्प दाब जो प्रैक्टिकल है, जो प्रायोगिक वाष्प दाब है, उसके बराबर ना आए तो हम उसको अनादर्श विलयन कहेंगे, और बराबर आ जाए तो हम उसको कौन सा विलयन कहेंगे, आदर्श विलयन कहेंगे। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक था, दूसरा जो प्रॉपर्टी था, दूसरा जो गुणधर्म था आदर्श विलयनों का, वो था V ऑफ डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग, मतलब जो है विलेय और विलायक को मिलाने के बाद जो आयतन में जो परिवर्तन था, वो आयतन में परिवर्तन अगर शून्य आता है तो वो आदर्श विलयन है, और अगर डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग है वो शून्य नहीं आता है तो वो अनादर्श विलयन है। मतलब जो आयतन में परिवर्तन है वो कम या ज्यादा आ जाए, जीरो ना आए, या तो आयतन बढ़ जाए या आयतन घट जाए, तो ऐसे विलयनों को हम क्या कहेंगे, अनादर्श विलयन कहेंगे। चलिए अगला जो की पॉइंट था, डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग है वो जीरो, मतलब जो अभिक्रिया की एंथैल्पी है उसमें परिवर्तन अगर जीरो आता है तो वो आदर्श विलयन होते हैं, और अगर अभिक्रिया की एंथैल्पी में परिवर्तन जीरो नहीं है तो वो कैसे विलयन है, अनादर्श विलयन है। फिर अगला पॉइंट था FAA FBB बराबर हो FAB के। विलायक विलेय इन दोनों के बीच में जो लगने वाले अंतराणविक बल है वो उतने ही होते हैं जितने के जितने, या हम ये कह सकते हैं कि विलयन के जो कण हैं उनमें लगने वाले अंतराणविक बल विलेय और विलायक के अंतराणविक बलों के बराबर हो, तब वो आदर्श विलयन है। और विलयन के जो अवयवी कण हैं, विलयन के जो अणु हैं, उनमें जो लगने वाला बल है वो बराबर ना हो
FAA और FBB के विलायक विलायक के अणुओं में और विलय विलय के अणुओं में ऐसे विलयनों को हम क्या कहते हैं? अनादर्श विलयन कहते हैं। तो ये आपके पास ओवरव्यू है बेसिक कि आदर्श और अनादर्श विलयन में क्या फर्क है। आदर्श में सारी स्थितियां आदर्श रहेंगी, मैं पिछले एपिसोड में बात कर चुका हूं, और इन स्थितियों में जो परिवर्तन है, कुछ घट जाए या कुछ बढ़ जाए, तो ये रहा, ये परिवर्तन दर्शाएगा हमारे पास किसको? अनादर्श विलयन को। तो ये सारी कंडीशन आदर्श की है और ये सारी कंडीशन है वो किसकी है? अनादर्श की है। चलिए, तो हमारे सिलेबस में जो अनादर्श विलयन है वो दो प्रकार के हैं। मैं उन दोनों प्रकार के विलयनों पर आज चर्चा करने वाला हूं। देखिएगा कौन से वो दो प्रकार हैं। बढ़ते हैं हम आगे अनादर्श विलयन के प्रकारों की तरफ। देखिए कौन कौन से प्रकार हमारे पास रहते हैं, चलिए देखते हैं। तो जो हमारे पास अनादर्श विलयन है उसके मेरे पास दो प्रकार हैं। ये हम अनादर्श विलयन पढ़ रहे हैं और अनादर्श जो विलयन है उनके मेरे पास दो प्रकार हैं। पहला प्रकार मैं यहां लिख रहा हूं और दूसरा प्रकार मैं इस कॉलम में लिखूंगा। पहला प्रकार है राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, और दूसरा जो प्रकार है वो है राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। तो ये पहली कैटेगरी है, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले जो है अनादर्श विलयन है ये, और ये राउल्ट के नियम से जो ऋणात्मक विचलन दर्शाएंगे वो हमारे पास अनादर्श विलयन। ये मेरे पास दो कैटेगरीज है अनादर्श विलयन की जिसको हमें समझना होगा। देखिएगा, चलिए बारी बारी से बात करते हैं। देखिएगा, हमने कहा था अनादर्श विलयन की पहली कंडीशन है कि P जो ऑब्जर्व्ड है वो बराबर नहीं होता P नॉट A जीटा A प्लस P नॉट B जीटा B के। तो मेरे पास दो प्रकार हैं। धनात्मक विचलन का जो विलयन है उसमें सारी की सारी बातें धनात्मक होने वाली हैं, और ऋणात्मक जो विचलन वाला अनादर्श विलयन है उसमें सारी की सारी बातें कैसी होने वाली हैं? ऋणात्मक होने वाली है। चलिए मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक 5 साल का बच्चा है और उसको हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है या कहते हैं हॉस्पिटल है वो एक एडवाइजरी, एक गाइडलाइन जारी करता है कि 5 साल के बच्चे को पूरे दिन में उसकी जो दिनचर्या है उसको अच्छी तरह से निभाने के लिए 5 रोटियां सफिशिएंट है। 5 अगर वो चपाती खाता है तो वो उसके लिए पर्याप्त है पूरी दिन की दिनचर्या के लिए। तो मान लेते हैं ये एक आइडियल परिस्थिति हो गई, ये एक आदर्श परिस्थिति हो गई। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ज्यादा भूख लगती है, वो ज्यादा एक्टिव हैं, वो ज्यादा काम करते हैं, तो वो 5 की बजाय 6 रोटियां खा जाते हैं। तो ये आदर्श स्थिति से धनात्मक विचलन है। खानी 5 चाहिए थी, खा गया 6, तो इसको कहेंगे धनात्मक विचलन। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको भूख कम लगती है, जिनको कुछ और समस्या है, वो एक्टिव नहीं है, तो वो 5 की बजाय 3 ही रोटियां खा पाते हैं। तो वो आदर्श स्थिति से कैसा विचलन दिखा रहे हैं? ऋणात्मक विचलन दिखा रहे हैं। मतलब धनात्मक स्थिति में सारी चीजें हमें धनात्मक प्राप्त होंगी और ऋणात्मक स्थिति में हमें सारी चीजें ऋणात्मक प्राप्त होंगी। तो चलिए मैं बात करता हूं क्या मतलब है धनात्मक और ऋणात्मक का। तो देखिएगा, जब हम बात करेंगे धनात्मक की तो मेरे पास P ऑब्जर्व्ड
वो बड़ा मिलने वाला है किससे, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी से। देखिएगा क्या था, मेरे पास ये एक पात्र है बंद, इसमें विलायक भरा है जिसमें ए और ए अणुओं के बीच में आकर्षण बल है। दूसरा मेरे पास पात्र है, ये दोनों जो मैं ले रहा हूं विलेय और विलायक, दूसरे में विलेय भरा है, दोनों ही वाष्पशील है और इसमें जो आकर्षण बल है वो बी और बी के बीच में। इन दोनों को मैंने मिला दिया है और मेरे पास ये तीसरे पात्र में विलयन बन गया है ए और बी, ए बी विलयन बन गया। देखिएगा ये जो विलयन बना है, इस विलयन का मैंने वाष्प दाब, इस विलयन का मैंने वाष्प दाब दो तरीकों से ज्ञात किया। एक तरीका था प्रैक्टिकल करके पी ऑब्जर्व, और एक तरीका था राउल्ट के नियम से, ये फॉर्मूला लगाया। तो मैंने देखा कि प्रैक्टिकल वाला जो वाष्प दाब है पी ऑब्जर्व वो मुझे ज्यादा मिला, किससे, राउल्ट के नियम से जो वाष्प दाब निकाला। कि राउल्ट के नियम से मान लिया मैंने इसका वाष्प दाब निकाला, आया 5 एटीएम, लेकिन प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया तो मुझे वाष्प दाब क्या मिल गया, 6 एटीएम। राउल्ट का नियम जो पालन करते हैं वो कैसे होते हैं, आदर्श, मतलब आदर्श स्थिति में 5 एटीएम होना चाहिए, लेकिन हमें मिल कैसे रहा है, वास्तविकता में 6 एटीएम मिल रहा है। मतलब आदर्श स्थिति से वाष्प दाब कैसा मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। तो ऐसे विलयनों को कौन से विलयन कहते हैं, धनात्मक, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। तो पहला की पॉइंट है, जो P ऑब्जर्व्ड है वो हमें ज्यादा मिलता है किससे, P नॉट ए जीटा ए प्लस P नॉट बी जीटा बी से। जबकि यहां बात करूंगा तो मुझे P जो ऑब्जर्व्ड है वो कम देखने को मिलेगा, P नॉट ए जीटा ए प्लस P नॉट बी जीटा बी की। इस विलयन का अगर दाब 5 एटीएम है राउल्ट के नियम से, तो हमें प्रैक्टिकली कैसा मिलेगा, 4 एटीएम ही मिलने वाला है। तो ऐसी अगर स्थिति प्राप्त हो तो उसको ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कहते हैं, और ऐसी अगर स्थिति प्राप्त हो तो उसको हम धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, अभी थोड़ी देर बाद बात करता हूं मैं कि इसका कारण क्या है। चलिए अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं। अगला जो है पॉइंट वो हम देखेंगे कि डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग है, यहां मुझे धनात्मक प्राप्त होता है, जबकि यहां मैं देखूं डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग है वो मुझे ऋणात्मक प्राप्त होता है। देखिएगा कहने का मतलब क्या है, देखिए मान लेते हैं ये विलायक था मेरे पास 7 लीटर, ये विलेय था मेरे पास 3 लीटर। अगर आदर्श परिस्थिति हो तो मुझे विलयन का आयतन कितना मिलना चाहिए, 10 लीटर मिलना चाहिए। बाद में भी 10, पहले भी 10, दोनों का अंतर कितना, 0। लेकिन अगर हमने इन दोनों को मिलाया और ये विलयन अगर धनात्मक विचलन वाला आदर्श विलयन हुआ तो ये 10 लीटर की बजाय मुझे मिलने वाला है 12 लीटर। 10 लीटर की बजाय मुझे मिलने वाला है 12 लीटर। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग देखूं तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फाइनल अंतिम आयतन कितना है मेरे पास, 12 लीटर। शुरुआती आयतन कितना है मेरे पास, 10 लीटर। अंतर मेरे पास कितना आया, +2 लीटर। मतलब यहां आयतन में जो परिवर्तन है, आयतन में जो अंतर है वो कितना आने वाला है, धनात्मक आने वाला है। और अगर ये इन दोनों को मिलाकर अगर ये जो विलयन बना है, अगर ये विलयन ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन है तो ये आयतन जो हमें 12 लीटर मिल रहा है वो मुझे मान लेते हैं कितना मिला, 8 लीटर मिला। तो बाद का आयतन कितना है मेरे पास, 8।
पहले का आयतन कितना है 10, अंतर कितना आया -2, मतलब मुझे आयतन में जो परिवर्तन है वो कैसा मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। तो वही मैं आपसे कह रहा था कि धनात्मक जो विचलन है उसमें सारी बातें बढ़ती जाती हैं। आप देखेंगे वेपर प्रेशर था, वाष्प दाब था विलयन का, वो बढ़ गया, आयतन था वो बढ़ गया, यहाँ वाष्प दाब घट गया और आयतन भी क्या हो गया, घट गया। अगली जो चीज है डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, अभिक्रिया की एंथैल्पी में परिवर्तन, वो भी यहाँ धनात्मक है, और डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग वो यहाँ कैसा है, ऋणात्मक है। देखेगा, इसको समझने से पहले आपको मैं एक बात बताता हूं, वो बात देखना जरूरी है। देखिएगा, यहां समझिएगा, यहां क्या होता है, एफ ए एन एफ बी बी, ये बड़े होते हैं किससे, एफ ए बी से। मतलब विलयन के अणुओं में आकर्षण बल है वो कम होगा, जबकि विलायक विलायक और विलय विलय के अणुओं में आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात आपको याद रखनी होगी कि धनात्मक विचलन में ये कंडीशन रहती है, जबकि जो ऋणात्मक विचलन है उसमें एफ ए और एफ बी बी ये कम होते हैं, और एफ ए बी है वो क्या होता है, बड़ा होता है। देखिएगा, समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। पहले धनात्मक विचलन की बात करते हैं कि मेरे पास धनात्मक विचलन में ये विलायक, ये विलय, इन दोनों में आकर्षण बल ज्यादा है, इन दोनों के अणु हैं, इन दोनों के जो कण हैं उनमें आकर्षण बल ज्यादा है। आकर्षण बल ज्यादा है मतलब कण एक दूसरे के पास मजबूती से क्या है, बंधे हुए हैं, और मजबूती से बंधे होने के कारण, मजबूती से बंधे हैं, और जब हमने इन दोनों को मिला दिया तो विलयन बना, और विलयन में आकर्षण बल क्या है, कम है, मतलब कण उतनी मजबूती से नहीं बंधे हैं, कण कहां चले गए हैं, दूर दूर चले गए हैं। मतलब पहले कण पास पास थे और यहां बंध मजबूत थे, कण पास पास हैं और बंध क्या है, मजबूत है, जबकि यहाँ कण थोड़े दूर हो गए हैं और बंध क्या हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। चलिए, इस चीज से हम बाकी सारी बातों को समझते हैं। यही वो पॉइंट है जो बाकी सब बातों का कारण है। एक बार इसको देख लीजिए, फिर बाकी सभी बातों को समझते हैं। यहाँ क्या था, यहाँ ये वाले बंध हैं वो मजबूत है विलयन के। ऋणात्मक विचलन की बात करूं तो ऋणात्मक विचलन में जो विलयन में जो कण है वो मजबूत है, क्योंकि विलयन के कणों में जो बल लगने वाला है वो आकर्षण बल ज्यादा है। तो विलयन के कण एक दूसरे के पास पास हैं, और विलयन में जो अणु हैं उनके मध्य जो बंध हैं वो मजबूत हैं, जबकि विलायक और विलय के अणुओं के मध्य जो आकर्षण, अंतराण्विक आकर्षण बल है वो क्या है, कमजोर है। चलिए, एक एक करके मैं पहले धनात्मक विचलन को एक्सप्लेन करता हूं, फिर एक एक करके मैं ऋणात्मक विचलन को एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, धनात्मक विचलन में विलयन में आकर्षण बल कम और विलय और विलायक में आकर्षण बल ज्यादा। इनमें आकर्षण बल ज्यादा था, जैसे ही मैंने मिलाया विलयन में आकर्षण बल क्या हो गया, कम हो गया। विलयन में आकर्षण बल कम हुआ तो मतलब अणु थोड़ा दूर दूर हो गए, अणु क्या हो गए, दूर दूर हो गए, उनके बीच में बंध कमजोर है। अब उसको थोड़ा सा गर्म करोगे तो उसके वाष्पित होने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ गई है, क्योंकि आकर्षण बल ज्यादा नहीं है। अणु है वो सतह को, जो द्रव है इसके अणु इसकी सतह को आसानी से छोड़कर क्या बना सकते हैं, वाष्प बना सकते हैं। इसीलिए हमें वाष्प दाब है वो ज्यादा प्राप्त हुआ, किससे, राउल्ट के नियम से, क्योंकि दोनों को मिलाने पर आकर्षण बल में क्या आ गई है, कमी आ गई है। सेम यही कारण है आयतन का। आप देखेंगे आकर्षण बल मजबूत थे, मजबूत आकर्षण बल, अणु पास पास, कम जगह घेरेंगे, मतलब आयतन कम था, 10 लीटर था, जबकि अणु में आकर्षण बल कम, अणु थोड़ा दूर दूर, अणु थोड़ा ज्यादा आयतन घेरेंगे, मतलब 12 लीटर आयतन घेरेंगे। इस कारण आयतन में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। इसीलिए हमें
आयतन में परिवर्तन है वो कैसा देखने को मिला है, धनात्मक देखने को मिला है। अभिक्रिया की एंथैल्पी में परिवर्तन देखिएगा, मेरे पास ये ए और मेरे पास ये बी, ये जो है इनके जो बंध हैं मुझे तोड़ने और इनसे मुझे विलयन बनाना है और मुझे नए बंध बनाने हैं किसके बीच में, ए और बी के बीच में। ये जो पुराने बंध हैं इनको तो मुझे तोड़ना है और ए और बी के बीच में मुझे नए बंध बनाने हैं। तो ए और बी के बीच में तो मुझे बंध बनाना है और ए और बी के बीच में बंध तोड़ना है। बंध तोड़ते हैं तो हमें ऊर्जा देनी पड़ती है और ये प्रक्रम ऊष्मा शोषी है और ऊष्मा शोषी जो प्रक्रम होते हैं उनमें अभिक्रिया की एंथैल्पी में परिवर्तन कैसा होता है, धनात्मक। बंध जब बढ़ता है तो ये प्रक्रम ऊष्मा क्षेपी है और ऊष्मा क्षेपी अगर कोई प्रक्रम है तो अभिक्रिया की एंथैल्पी में परिवर्तन है वो कैसा होता है, ऋणात्मक। मान लेते हैं इन दोनों बंधों को तोड़ने में हमें 20 किलो जूल ऊष्मा देनी पड़ी। ऊष्मा दी है तो चिन्ह धनात्मक आएगा क्योंकि ऊष्मा शोषी प्रक्रम कैसे हैं, धनात्मक। डेल्टा एच कैसा होता है, धनात्मक। और बंध जब बना है तो ऊष्मा क्षेपी है। मान लेते हैं ऊष्मा निकली वो 10 किलो जूल और 10 किलो जूल ऊष्मा है और निकली है, इसलिए मैं माइनस साइन लगा देता हूं। तो समझिएगा ज्यादा ऊष्मा क्यों लगानी पड़ी, क्योंकि ये बंध मजबूत थे, तोड़ने के लिए ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी। जबकि कम ऊष्मा क्यों निकली, क्योंकि बनने वाला बंध दुर्बल है। दुर्बल बंध बनेगा तो कम ऊष्मा निकलेगी, प्रबल बंध बनता तो कैसी ऊष्मा निकलती, ज्यादा ऊष्मा निकलती। इसीलिए हमने इसको ज्यादा माना है और इसको क्या माना है, कम माना है। आप इन दोनों का अंतर देखिए, प्लस 20 किलो जूल लगी और माइनस 10 किलो जूल निकली। मतलब अल्टीमेट हम ये कह सकते हैं हमें 10 किलो जूल ऊष्मा लगानी पड़ी। इन दोनों का अंतर कितना है, प्लस 10 का है। इन दोनों का अंतर प्लस 10 का है, मतलब खर्च हुई ऊष्मा 10 किलो जूल ज्यादा है, निकलने वाली ऊष्मा कम थी, इसीलिए खर्च हुई जो ऊष्मा है वो 10 किलो जूल है, वो ज्यादा है। तो यहाँ ये देख रहे हैं कि ये प्रक्रम कैसे होते हैं, डेल्टा एच कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब जो धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन हैं उनमें अभिक्रिया की जो एंथैल्पी है उसमें परिवर्तन धनात्मक है। मतलब कहने का ये है कि हमें ऐसे विलयनों को बनाने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है। चलिए, तो ये बात हो गई ऋणात्मक विचलन की। सेम यही बातें हैं सॉरी ये बात हो गई धनात्मक विचलन की और सेम यही बातें हैं वो कैसी होने वाली हैं, ऋणात्मक विचलन की। यहाँ वाष्प दाब कम प्राप्त होता है। देखिएगा मैं अब ये इरेज कर रहा हूँ ऋणात्मक धनात्मक विचलन वाला। देखिएगा वाष्प दाब कम प्राप्त हुआ, कारण क्या था, यहाँ कारण उल्टे हो जाएंगे। यहाँ पहले बंध क्या है, मजबूत है और बाद में बंध क्या है, दुर्बल है। ओ सॉरी पहले बंध है ये, सॉरी ऋणात्मक विचलन में पहले बंध क्या है, दुर्बल है और बाद में बंध क्या है, मजबूत है। ऋणात्मक विचलन की बात करूं तो पहले बंध दुर्बल, बाद में बंध क्या है, मजबूत। बंध मजबूत है, अणुओं के बीच में आकर्षण बल मजबूत है। आकर्षण बल मजबूत है तो अणु पास पास आ जाएंगे, अणु पास पास आ जाएंगे तो एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाएंगे, छोड़कर नहीं जाएंगे तो वाष्प दाब क्या मिलेगा, हमें कम मिलेगा। पहले वाष्प दाब बढ़ गया था क्योंकि अणुओं में आकर्षण बल दुर्बल था, लेकिन मिलाने के बाद आकर्षण बल बढ़ गया। आकर्षण बल बढ़ गया तो वाष्प दाब जितना मिलना चाहिए था उससे क्या मिलेगा, हमें कम मिलेगा। सेम यही कारण किसके लिए है, आयतन के लिए। पहले जो आकर्षण बल दुर्बल थे तो आयतन ज्यादा घेर रहे थे, आयतन 10 लीटर घेर रहे थे। अब दोनों को मिलाने पे आकर्षण बल बढ़ गया तो आयतन 10 लीटर की बजाय कितना है, 8 लीटर ही है। और आयतन में आप परिवर्तन देखेंगे डेल्टा वी तो कितना आएगा,
8 माइनस 10, आयतन कितना आएगा, ऋणात्मक आएगा, -2 आएगा। सेम यही कारण डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग के लिए। देखिएगा पहले ए और ए, बी और बी, इनके बीच में बंध तोड़ेंगे और तोड़ने वाला प्रक्रम ऊष्मा शोषी है, मतलब यहां 10 किलो जूल ऊष्मा लगी। मान लेते हैं कितनी ऊष्मा लगी, 10 किलो जूल। और बाद में बंध बढ़ेंगे ए और बी में, और वो ऊष्मा शेपी प्रक्रम है, इसलिए यहाँ ऊष्मा निकली के लिए माइनस, और कितनी निकली, 20 किलो जूल। निकलने वाली ज्यादा क्यों है, क्योंकि बंध क्या बन रहा है, मजबूत बन रहा है। जितना मजबूत बंध होगा उतनी निकलने वाली ऊष्मा क्या होगी, ज्यादा होगी। जबकि लगने वाली ऊष्मा कम है, क्योंकि यहाँ आकर्षण बल क्या थे, दुर्बल थे। इसीलिए जो ऊष्मा है लगने वाली वो कम है, और निकलने वाली ऊष्मा क्या है, ज्यादा है। आप इन दोनों का अंतर देखेंगे तो निकलने वाली ऊष्मा 10 किलो जूल ज्यादा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अनादर्श जो विलयन है ऋणात्मक विचलन वाले, वहां डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, अभिक्रिया की जो एंथैल्पी में परिवर्तन है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। मतलब जब ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन बनते हैं तो ऊष्मा देने की बजाय ऊष्मा क्या होती है, वातावरण में उत्सर्जित हो जाती है। तो ये था प्यारे बच्चों ऋणात्मक और धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयनों का पूरा जो सीन था वो मैंने आपको समझा दिया। चलिए अब लास्ट चीज रह जाती है, वो है इन जो विलयन है धनात्मक और ऋणात्मक विचलन वाले जो अनादर्श विलयन है, इनके एग्जाम्पल्स पे बात रह जाती है। देखिएगा इनके एग्जाम्पल्स पे बात कर लेते हैं। हालांकि आपको एग्जाम्पल याद ही रखने हैं, लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं। देखिएगा धनात्मक विचलन वाले जो एग्जाम्पल है, धनात्मक विचलन वालों के जो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है C2H5OH, एथेनॉल प्लस वाटर। एथिल एल्कोहल, ये अल्कोहल है या इथेनॉल कह देते हैं, और वाटर मिला दें तो ये धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन है। दूसरा मैं बात करूं एथिल एल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन, इन दोनों का मिक्सचर भी मिला दिया जाए तो ये भी धनात्मक विचलन वाला आदर्श विलयन है, अनादर्श विलयन है। तीसरा मैं कहूं, अगर तीसरा हम देखें एसीटोन, या चलिए ऐसा कह देते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस CCl4, इन दोनों का मिश्रण भी क्या है, इन दोनों का विलयन भी क्या है, धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन है। अगर मैं यहां बात करूं ऋणात्मक विचलन वाले की, तो जितने भी प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल प्लस वाटर, वो सारे ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन है। जैसे HCl प्लस H2O, जैसे HNO3 प्लस H2O, और ये ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। पॉपुलर जो एग्जाम्पल है, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और उसका रीजन भी पूछा जाता है, क्लोरोफॉर्म CHCl3। क्लोरोफॉर्म प्यारे बच्चों आप देख रहे होंगे, टीवी में देखते हैं CID या सावधान इंडिया, जो रुमाल पे लगा के सुखा देते हैं और आदमी बेहोश हो जाता है, वो क्लोरोफॉर्म है। तो क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, एसीटोन कीटोन है, CH3CO CH3, इन दोनों का जो विलयन है वो विलयन ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन है। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास कंपैरिजन था आदर्श और अनादर्श विलयन का। इनमें से कुछ एग्जाम्पल पे अगले लेक्चर में मैं बात करूंगा। अगले लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट वाइज देखेंगे कि इन उदाहरणों को हम क्यों अनादर्श धनात्मक विचलन वाले विलयन कहते हैं, और क्यों इन उदाहरणों को हम अनादर्श ऋणात्मक विचलन वाले विलयन कहते हैं। ये लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो अगले लेक्चर में हम इनका कारण देखेंगे, और हम अगले लेक्चर में इनके ग्राफ पेंडिंग है वो करेंगे। अगला लेक्चर है वो हमारा ग्राफ और अनादर्श विलयनों के कारणों पर रहेगा। तो अब लगातार वीडियोस आपको मिल रहे हैं, देखते रहिए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।